कुछ दुनिया की खबरों में आपको मैं अपने आस पड़ोस का मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, बहुत क्रूशल एरिया है, यहाँ का कुछ अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तनाव के हालात बने ही हुए हैं। भले ही ट्रंप ने यहाँ पर सीज फायर कराने की बात कह दी हो, दो तीन खबरें मेरे पास हैं। कुछ रीअलाइनमेंट हो रहा है मुस्लिम देशों और इसराइल के बीच में। पिछले महीने अमेरिका के दौरे पर गए थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आपने देखा था, और इनके ऊपर उस वक्त दबाव बनाया था ट्रंप ने कि भाई तुम इसराइल के साथ अपनी संधि कर लो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, तो इन्होंने मना कर दिया था। अब इन्होंने पता चला है कि वहां जाकर के संयुक्त अरब अमीरात यूएई, उसके राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की। फिर सुन लीजिए, सऊदी अरब के शासक ने ट्रंप से यूएई के मतलब अबू धाबी दुबई के शासक की शिकायत की। ये शिकायत उस वक्त उस बात को लेकर के थी कि यूएई सूडान, जो एक बहुत ही मतलब बुरे हाल में चल रहा, सिविल वॉर में चल रहा अफ्रीकी देश है, वहां एक पक्ष को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये सऊदी अरब ने कहा कि यूएई सूडान की लड़ाई में एक पक्ष को हथियार देता है, और उस लड़ाई में, उस सिविल वॉर में वहां हजारों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, जाने जा चुकी हैं। इस शिकायत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन दौरे के वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से सूडान में पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को मदद देने के लिए अबू धाबी पर प्रेशर बनाने के लिए कहा था कि वो ऐसा ना करे। अप्रैल 2023 में जब सूडान में लड़ाई शुरू हुई थी, तो सऊदी अरब ने विरोधी सूडानी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट किया था, जबकि यूएई विरोधी गुट को समर्थन दे रहा था। और इसकी वजह से सूडान में लड़ाई जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक बन गई, और गाजा की तरीके से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, वो विस्थापित हो गए। अब यूएई पर इस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सैन्य मदद देने के साथ साथ हथियार देने का भी आरोप जो है वो लड़ा रहा है। इसके पीछे खबर क्या है, कहानी क्या है? कहानी यह है कि सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों देशों के बीच पहले मुस्लिम वर्ल्ड की वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, तो ईरान को अब काफी हद तक ये कमजोर मानने लगे हैं। इजराइल और अमेरिका ने उसको काफी हद तक कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह चला गया, हौथी लोग चले गए, और हमास भी कमजोर हो गया, तो ईरान की अब वो ताकत नहीं रह गई। अब उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काफी बमबारी कर दी है, तो वो भी शायद उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ये मानते हैं कि अब बहुत पीछे चला गया, कई साल पीछे चला गया। तो अब वो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये दोबारा से शुरू हो गई है एक नए पार्टनर के साथ, मतलब नए कैरेक्टर के साथ, वो है यूएई। अब सऊदी अरब और यूएई में ये तनातनी चल रही है कि कौन है इस इलाके का बड़ा भाई, कौन है। ये लड़ाई अब उनके बीच में चल रही है। हालांकि एक तीसरा भी बैठा है, वो है टर्की, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ये शुद्ध अरब मुल्क है, टर्की उस किस्म से अरब मुल्क नहीं है, ये अरब मुल्क हैं दोनों। अरब मुल्कों में अब वर्चस्व की लड़ाई यूएई और सऊदी अरब में चल रही है। सर देखिए, वर्चस्व की लड़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन जो कहते हैं कि मक्का और मदीना, ये जो दो प्रमुख, सऊदी अरब को क्यों नेतृत्व इस्लामिक वर्ल्ड का नेता के तौर पर उभर करके आया, उसके बहुत दो कारण थे। एक तो पेट्रो डॉलर हुआ, और दूसरी बात थी कि जो रिलीजियस डेस्टिनेशन थे, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वैसे ही मक्का और मदीना, ये दोनों सऊदी अरब के अंदर है। यूएई जो है एक नई ताकत, आर्थिक ताकत के तौर पर उभर करके आया। वही बात है असली, है ना। यूएई के पास कोई जिसे हम कहते हैं ना तो बहुत बड़ा आर्म फोर्सेस है, उसके पास जो हथियार है वो कहां से हथियार आया है? वही जो अमेरिका ने उसको सप्लाई किया है, जो पेट्रो डॉलर जो है वो पेट्रोलियम लिया है, लेकिन वो हथियार दिया है। मॉडर्नाइजेशन की इस रेस में बहुत आगे निकल गया है यूएई। वो आगे इतना, उसके बारे में कहा जाता है, वो चीजें हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकते हैं इस्लाम को लेकर के। वहां पर जो यूएई शासक के अंतर यहाँ जो एलीट वर्ग है, उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिला है। यानी कि वो इतने डिसेंट लोग हैं। वहां कहा कि आप आइए ना, हमारे यहाँ मंदिर बनाइए। वहां पर इतने लाखों लोग हैं, और वहां पर जो अभी जो बड़ा मंदिर बना है, वो अद्भुत भव्य मंदिर है। वो बड़ी से बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर नहीं तो बड़ा दफ्तर वहां पर है, दुबई में और अबू धाबी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि बाकी जो अरब कंट्रीज है ना, उनके लिए ये जेलसी का कारण। तो वही बात है कि इनके बीच में अभी प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू हो गई है। अब न्यूयॉर्क से खबर सुनिए,
यहां पर अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच एक गुप्त बैठक हुई है, रिपोर्ट कर दी गई एक विदेशी अखबार के द्वारा। इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले इजराइल ने हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला कर दिया था। कतर था बहुत पक्का एलाई अमेरिका का, अमेरिका ने बड़े तेवर भी दिखाए थे और उसके बाद अमेरिका, कतर और इजराइल के बीच में दूरियों को कम करने की कोशिशें चल रही थी। उसी सिलसिले में ये कहा गया कि यहां पर एक मुलाकात हमको करनी चाहिए और व्हाइट हाउस के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने इस बैठक की मेजबानी की है। बात यहां तक बढ़ गई थी कि आज तक कतर जो है वो कभी इजराइल से सीधे डायरेक्टली डायलॉग नहीं करता है उस हमले के बाद से, लेकिन और उसके बाद अमेरिका और कतर का एक पैक्ट भी हुआ जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज एक बार फिर अमेरिका की तरफ से दी गई थी। तो अब वो फिर कोशिश हुई है कि कतर को एक बार फिर इजराइल के साथ दोस्ताना संबंधों में उनको लाया जाए। अच्छा, गाजा में पिछले अक्टूबर से सीज फायर भले ही चल रही हो, लेकिन इस सीज फायर के दौरान भी इजराइल ने बार बार हमास के ठिकानों पर हमले किए। अब दूसरे राउंड की सीज फायर के लागू होने पर सस्पेंस बना हुआ था, मतलब उस शांति वार्ता का जो प्लान का जो दूसरा फेज था। हमास ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है इस बीच में, जिससे गाजा में हालात सुधरने की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। हमास ने कहा है कि वो अपने हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार है। हमास और इजराइल के बीच दूसरे राउंड के सीज फायर के लिए यही एक प्रमुख शर्त थी कि अब हमास अपने आप को डिसआर्म करेगा और अभी तक हमास इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब हमास ने ट्रंप के उस प्रस्ताव को मान लिया है जिसकी शर्त थी कि अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स और इजरायली सेना का कंट्रोल होगा, इसको ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल जैसी वो अवस्था में है वैसे ही उसमें रहने दिया जाएगा, उसे रेड जोन का नाम दिया जाएगा और लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में जो है वो विस्थापित भी हो गए हैं और इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन को खींच दिया गया है, मतलब उनके बीच में एक किस्म का नो मैन्स लैंड जो है वो बना दिया जाएगा ताकि इधर के लोग उधर ना जा पाए। लेकिन जो हथियार डालने वाली बात है सर, हमास ने कहा तो है कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कैच है जो उसने कहा है। उसने कहा हम उस सेना को हथियार देंगे जो एक किस्म की गाजा की पेरीफेरी पर तैनात होगी, वो बेसिकली बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली सेना जो बनेगी उसको देंगे, उस सेना को नहीं देंगे जो पहले इन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन पीस फोर्स को नहीं देंगे। पीस फोर्स को नहीं देंगे। देखिए, हमास इतना आसानी से मानने वाले संगठनों में से नहीं है, उनकी ताकत वो लगातार बनी हुई है और उनको भरोसा भी नहीं है ना। जिन लोगों के साथ उनका समझौता होना है, जो लोग करवा रहे, दोनों लोग, इसमें दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं सर। जो लोग करवा रहे हैं इस डील को और जो लोग कर रहे हैं, जिनके साथ उनको करना है, उन दोनों को ही वो ट्रस्टवर्दी नहीं मानता। उनकी जुबान पर उसको भरोसा नहीं है और उसका तो वो समझता है कि जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी तो है ही नहीं कि कोई दोस्ती आज हो जाएगी तो पीस पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कतर को बीच में लाना पड़ रहा है, इजराइल अमेरिका को, क्योंकि उन्हीं की सुनता है, उनकी सुनता है। तो इतना आसान नहीं है, बल्कि ये पुतिन जेलेंस्की का जो मसला है ना, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमास जैसे संगठनों के साथ डील करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इधर सीज फायर टिका तो हुआ ही है, भले ही कुछ दिनों टिका हुआ है, वो चल रहा है ना, लेकिन उस तरह से नहीं है ना कि वो उनके बिल्कुल सरेंडर कर दिया हो। आपको लगता है हमास हथियार डालेगा? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। तो फिर इजराइल चुप बैठेगा या फिर पुराना काम शुरू जैसे ये चल रहा है इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलाते रहे, जितना चल रहा है, मोटी-मोटी शांति बनी रहे। मोटी बस शांति बनी रहे, सीज फायर जैसा बना रहे। ठीक है। अब देखिए हमारे इलाके के में क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है। समंदर में चीन और जापान आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जबरदस्त टेंशन है। चीन और जापान में युद्ध जैसे हालात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर पहले तो गले काटने की धमकियां दी गई थी और अब कुछ और हो रहा है। ताइवान को लेकर ही झगड़ा है और एक दूसरे के खिलाफ चीन और जापान बयानबाजी कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकेयाची ने कहा था कि ताइवान पर अगर कोई सैनिक कार्रवाई चीन करेगा तो जापान इसका जवाब देगा और उस वक्त इनके जापान के राजदूत ने कह दिया था कि कोई ऐसा करेगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जापान अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और यह हमें यानी कि चीन को धमका रहा है, सैनिक कार्रवाई की धमकी चीन को दे रहा है, इसका खामियाजा जापान को भुगतना पड़ेगा। अभी कल हमने आपको खबर दी थी, चीन ने एक नेवल एक्सरसाइज वो कर रहा था, वॉर एक्सरसाइज, और उधर चीन जापान की सीमाओं के नजदीक, और खबर आई थी कि चीन के जहाजों ने रडार लॉक कर दिया था जापान के जहाजों को। इसको बहुत बड़ा वायलेशन माना था जापान ने, क्योंकि ऐसे में ही कोई कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला भी गलती से भी सही अगर उस वक्त हो जाता तो ये तो युद्ध की परिस्थिति बन जाती। लेकिन इसमें अजीबोगरीब बात यह है कि चीन जो पूरे इलाके का दादा अपने आप को मानता है, हर पड़ोसी को परेशान करता है, वो कह रहा है कि जापान मुझे धमका रहा है। तो नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, चीन को भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, भले ही वो कुछ भी कहे। ऐसा नहीं है कि ताइवान को वो दबाने की ऐसी मतलब हलवा नहीं है वो। अगर ये होता
तो 3-3 बार चीन के जहाज पूरी एक्सरसाइज करके और लौट कर नहीं चले आते। इसको समझना जरूरी है। जापान ने लंबे समय के बाद इस तरह का रुख अपनाया है। अभी तक जापान क्या था ना, वो बड़े जिसको कहें कि संभल कर चलते हुए, चलो आज क्वाड बना लेते हैं, चलो आज इनके साथ ऐसी बातें तो कभी करता ही नहीं ऐसी बातें जापान नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जापान के भीतर भी कहीं न कहीं ये अगर है कि अगर हमने इससे ज्यादा स्पेस चीन को दिया तो ये खतरा आने वाले समय में हमारे लिए है। और इसीलिए वो बार बार अमेरिका भले उसमें थोड़ा दाएं बाएं होता है, लेकिन क्वाड को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रेसिव रहता है तो वो जापान रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो गठजोड़ है ये चाइना को रोकेगा। और ओवरऑल अगर कहें तो चीन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं उसमें वो भारत से भी दुश्मनी मोल लेके बैठा है। ताइवान से तो मान लीजिए कि वो लड़ ही रहा है। पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि पहले जैसा रहे। पाकिस्तान वो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान में उस तरह की स्थितियां है नहीं। इधर अगर देखेंगे तो अब उसके साथ कोई भी देश खड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन को भी ये समझ में आ रहा है और ये इसको रणनीतिक तौर पर उपयोग कर रहा है कि जापान हमें धमकी दे रहा है। अब उसको रणनीतिक तौर पर उपयोग कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि रशिया भी आज की स्थिति में ये नहीं कि उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इनकी हिस्ट्री में बड़ी उलझी हुई है ना। वर्ल्ड वॉर से पहले ताइवान के ऊपर जापान का कब्जा था, तो चीन ने याद दिलाया कि तुम उस ताइवान के बचाव में खड़े होने की बात कर रहे हो जिस पर तुमने 50 साल तक शासन किया और उन पर जुल्म किए। और उसके बाद जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये ताइवान जो था ये अवार्ड कर दिया गया एलाइड फोर्सेस के द्वारा 1945 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को। रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है, जो आज चीन जिस नाम से जाना जाता है। उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान हैंडओवर किया गया वो भागकर ताइलैंड उसको ताइवान आना पड़ गया क्योंकि कम्युनिस्टों से उनकी हार हो गई। तो इसीलिए चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान खुद को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। झगड़ा सारा यहीं का यहीं है और उसमें इनकी जापान क्योंकि हिस्टोरिकली इन्वॉल्व था तो वो भी है। अगली खबर जिस पर सर की बात बीच में अधूरी रह गई थी जब हमने कहानी कुर्सी के आज प्रोग्राम शुरू किया था, कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में नागरिकता मिलने से पहले आने पर अब नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित तौर पर बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्हें 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन वो उससे 3 साल पहले 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो चुका था। और अदालत ने इसकी अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को की तारीख पर रखी है। लेकिन इस मामले में अदालती काम बढ़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। और इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में आपको मालूम है ईडी की कार्रवाई चली रही थी, तो वो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को चली गई। उसमें भी सोनिया गांधी डायरेक्टली आरोपी के तौर पर हैं। और अब इस मामले में आपकी बात उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए उसकी बात तो पूरी कर लीजिएगा, लेकिन एक यूक्रेन वाला मुद्दा छूट गया आप था। अभी वही हैं? नहीं, यूक्रेन पर एक समीर जी हमसे कुछ बात शेयर कर रहे थे। यूक्रेन की क्या हालात है? तमाम तरीके से जो चल रहा है कि भाई जेलेस्की साहब कभी अमेरिका से बात करते हैं, कभी वो नाटो के देशों से बात करें, तो उनकी स्थिति तो अनारकली जैसी हो गई है कि एक तरफ सलीम है, एक तरफ अकबर है। अकबर साहब ट्रम्प साहब है और सलीम साहब अभी सब फ्रांस और यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने हुए। तो अकबर साहब जीने नहीं देंगे और ये लोग यूक्रेन को मरने नहीं देंगे, तो बीच में अनारकली तो मुहावरा बन जाएगा सर, ये तो मुहावरा बन जाएगा ज़ेलेंस्की का। तो अब आते हैं सोनिया जी की परेशानी। तीन महत्वपूर्ण देखिए, राहुल गांधी के पासपोर्ट का मामला कितने साल चल रहा है अभी भी? 11 साल से चल रहा है। 11 साल हो गए हैं। कि राहुल गांधी के पास विदेश की किसी और देश की नागरिकता है? ये बात नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता है, ब्रिटिश है। दो पासपोर्ट की बात है। अभी तक उस पर कोई बात आगे बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी है। नेशनल हेराल्ड का मामला लगभग उतना ही समय लिया है, 11 साल, वो भी नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा है, कहीं पर कंक्लूजन निकल करके नहीं आया है। अब ये तीसरा मामला है जिसको कई बार कहते हैं ना ओपन एंड शट, ये वैसा ही केस है। ये अब जनवरी में इसको उन्होंने, देखिए अब कोर्ट के निर्णय पर तो हम कोई सवाल कर नहीं सकते, प्रश्न कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसको महीनों के अंदर इसको ओपन करके वो शट किया जा सकता है। कुल होना चाहिए भाई, इतनी ही बात है ना कि नागरिकता आपने कब लिया है? मिली थी या नहीं मिली? मिली थी या नहीं मिली? इस डेट को आप वोटर बनी, इस डेट को आप नागरिक बनी। इस मामले को इतने दिन तक लिंगर, और ये बात आज की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक सोनिया का सच एक पुस्तक निकाली गई थी और ये एक यहीं का एक फाउंडेशन था जो हेली रोड से काम करता था, इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन ने इसको निकाला था। और ये मामला तो पब्लिक डोमेन में है,
पिछले 30-25 साल से तो है, मैं तो जान रहा हूं, कम से कम 2012 के बाद से तो है ही। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले जो व्यक्ति है वो भी त्रिपाठी साहब हैं, जो कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, इस मामले को लेकर कि 80 में सोनिया गांधी वोटर बन गई और 83 में उनकी नागरिकता बनी, तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। हाई कोर्ट ने कहा भाई उनकी नागरिकता जांच करने के लिए संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग तय करेगी, हमारा काम नहीं है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। और फिर 82 में वोटर लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम हट गया, फिर बाद में 83 में गया, तो 80 में क्यों बनी? तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए था। इतना लंबा समय अगर सोनिया गांधी का रहा है तो ये तो चुनाव आयोग का डोमेन है ना, चुनाव आयोग लेकिन ये बात मैं नहीं, वो इस ठीक, मामले को लेकर। सर कोई भी जांच करे, लेकिन अगर इसमें कोई अनियमितता गड़बड़ हुई है तो ये तो वाकई ओपन एंड शट केस है ना, आपको 2 तिथियां ही तो जांचनी है और क्या करना है। चुनाव आयोग तो कभी भी बता सकता है आप इस कुछ बात बोल रहे को। थे सर इस पर? एक तो मैं बता रहा था कि आज सोनिया जी का जन्मदिन है, तो उनकी बधाई दे देनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी है। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हमारे इंडिया टीवी की बिल्कुल बिल्कुल हमारी सर, शुभकामनाएं। टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, ओपन एंड शट केस क्या होता है कि हम लोग देखते थे ओपन एंड शट केस होता है, वहाँ पर क्या है 1980 का मसला है, 1982 का मसला है, 1983 का मसला है। 82 कहां से आया इसमें? 82 में उनकी रिवोक कर दी गई थी हटा दी थी ना सर। मेंबर्स, ये वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया था उनका। 80 में नाम जोड़ा, 82 में हटाया, हाँ। और नागरिकता मिली 83 में। नागरिकता मिली 83 में, है ना। ये फैक्ट्स में बात है। प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे, प्रणब मुखर्जी ने उनको हटवाया था नाम उसमें से, ऐसा बताया जा रहा है। अब अभी तो जब फैक्ट्स अब कोर्ट में जाएगा तो उसमें पता और पड़ेगा। राजीव जी प्रधानमंत्री थे? राजीव जी तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नहीं, राजीव जी नहीं। वो 84 में बने। हाँ, सर, हाँ, 84 इंदिरा में गांधी बने ना। प्रधानमंत्री। इंदिरा जी प्रधानमंत्री। उसमें क्या कांग्रेस की तरफ से लॉजिक दिया गया है कोर्ट में कि भाई ये एक तो ये क्या ये तय हुआ कि उन्होंने 1980 में जब नागरिकता मिली उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। एक इशू चल रहा है, मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा। एक इशू ये भी है कि क्या जब मेंबर वो हो गई वोटर तो उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं इशू की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो जिस फैमिली से थे, प्रधानमंत्री की फैमिली से, वहां पर कोई भी आदमी उनका नाम डलवा देगा, चुनाव आयोग ने डाल दिया, जरूरी है कि नहीं है, उन्होंने किया कि नहीं किया। तीसरी बात, क्या सोनिया गांधी ने उसमें अप्लाई किया कि नहीं किया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और चल रही है, जो इसमें पता नहीं किस केस में आ रही है कि नहीं, कि उस समय वो प्रधानमंत्री निवास पर रहती थी, एक सफदरजंग रोड पर। तो वो प्रधानमंत्री निवास पे नॉन इंडियन सिटीजन कैसे रहा है, उसका भी एक मसला वहां पर चल रहा है। अच्छा, सिटीजन बनने से पहले आप पीएम हाउस में कैसे रह रहे थे? प्रधानमंत्री आवास पर आप रह रहे हो, तो वो भी एक बड़ा मसला है जिस पर ये सब मामले कोर्ट में हैं। कोर्ट में ये सब कुछ इसमें मामला है। कभी तो ये कभी पता चल पाया कि सोनिया जी ने सिटीजनशिप लेने से पहले वोट डाला कि नहीं डाला? नहीं, वो भी तो इसी में आएगा, अभी कोई नहीं आया ना, अभी इसीलिए कोई मैं कह clarity रहा हूं नहीं कि है इसमें इस कोई पर। गारंटी, वो तो चुनाव आयोग बता सकता है। क्रॉस चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक, क्रॉस चेक करने के बाद बड़ी उसके आसानी उसके से बाद पता लग आएगा। जाएगा। दूसरी बात उसमें जो कही गई कि जो भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि यदि कोई नॉन इंडियन वुमन है, यदि वो कोई इंडियन मैन से शादी कर लेती है तो उसको नेचुरल सिटीजनशिप मान ली जाती है। अपने आप अवार्ड हो जाएगी 5 साल में। 5 साल में 5 साल रहने के बाद, मतलब इंडिया में 5 साल कंटिन्यूटी में रह रहे हैं तो वो हो जाएगी। शादी कब हुई? तो उनकी शादी हुई 1968 में, तो उस हिसाब से वो 73 में सिटीजन बन जाती है कानून की व्यवस्था से। लेकिन वोटर बनने के लिए आपके पास सर, समय इंडियन बस एक लंबा हो लाइन जाएगा। जोड़ देना। अब आपकी बात सुनने के बाद उतना ओपन एंड शट केस भी हाँ, नहीं लग इसलिए रहा है। मैंने लेकिन कहा मैं कि ये एक लाइन सारी जोड़ बातें- देना चाहता हूं, जो विदेशी है उसको नेचुरलाइज्ड सिटीजन उसको माना जाता है, उसके लिए प्रोसेस पूरा करना वही मैंने आवश्यक कहा ना है। कि वो अच्छा, प्रोसेस चलिए पूरा साहब। करना आवश्यक अब अगली खबर, कल आपको खबर बताई थी हमने कि कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व एमपी भी हैं, वो बीजेपी में भी रहे, अब कांग्रेस में हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के पंजाब में। और उनकी पत्नी जो है वो एमएलए रह चुकी हैं, उनका नाम भी नवजोत है, नवजोत कौर सिद्धू। उन्होंने कल ये कहा था कि सिद्धू साहब को अगर आप सीएम फेस कांग्रेस पार्टी बनाती है आने वाले चुनावों से पहले तो वो एक्टिवली काम करेंगे, वरना वो तो पैसा कमा रहे हैं अपना टीवी शो करके, कमेंट्री करके, वो बड़े खुश हैं। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि वैसे तो सीएम वो बनता है जो पार्टी को 500 करोड़ की अटैची देता है जाकर के। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है और नवजोत कौर सिद्धू को, मतलब नवजोत सिद्धू की वाइफ को, उनकी कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निलंबित कर दिया है। अब वजह यही रही होगी, निलंबन की कार्रवाई उनके इसी बयान के बाद ही हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ दो तो वही आदमी बन सकता है मुख्यमंत्री, और हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो ये एक्शन ले लिया गया है उनके ऊपर, लेकिन इसको एक्शन माना जाए नवजोत सिद्धू के ऊपर ही सीधे सीधे। और आपने शायद कहीं ये भी कहा कि नवजोत जी शायद अब क्या पुराना घर में कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई रहता है वहां नहीं, पे, कहा वैसे जाए? तो देखिए सच बात यह है कि मतलब नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा झगड़ा स्वर्गीय अरुण जेटली जी से था। नवजोत सिंह सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से जाने का न तो कोई मन था, न मकसद था, कुछ भी नहीं था।
उस वक्त उनको मिला तो प्रियंका गांधी ने उनको कैच किया, और अच्छा है, यही राजनीति होती है। लेकिन उनको तब उम्मीद थी कि हम मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने अंतिम समय में जो दलित कार्ड खेलना था वो खेला। दलित कार्ड खेलने के बाद भी चन्नी जी कुछ नहीं करा पाए, क्योंकि चन्नी जी के ऊपर आ गया कि वो तो मतलब ईसा मसीह के जो लोग हैं उनके साथ वो ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, तो वो बड़ा कुछ उसमें सामने आ गया, और मतांतरण का मसला, क्रिश्चियन कन्वर्जन का मसला, वो सब हावी हो गया। अब सवाल ये है कि क्या नवजोत सिद्धू के लिए इस समय कहीं जाना कोई लाभ का सौदा है? अगर बीजेपी और नवजोत सिंह सिद्धू को देखें तो दोनों के लिए ये आदर्श स्थिति। इतनी कोशिश करके भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आज भी एक पूर्व कांग्रेसी सुनील जाखड़ जी हैं, बलराम जाखड़ जी के पुत्र, तो वो हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी वैसी लीडरशिप वहां खड़ी नहीं कर पाई। और कोई कुछ भी कहे, एक पगड़ी वाला सिख सरदार नेता बढ़िया अच्छे से सब बोलता हो, तो नवजोत सिद्धू जिसको कहते हैं ना कि यही है राइट चॉइस। उनको तो बनना है मुख्यमंत्री, तो बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री बनाएगी। बनना तो आगे तय होगा ना, लेकिन अभी तो उनकी शर्त ही ये है। अभी शर्त- तो वो जिस पार्टी में उसी के लिए काम शर्त करने को क्यों तैयार है? नहीं है, शर्त बिना क्यों फेस है? बने। शर्त इसलिए है क्योंकि यहाँ वो किसी स्थिति में नहीं है। देखिए- अब उनको पार्टी के कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती है, बुलाया तक नहीं जाता है। जो अभी वो नए प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम, अमरिंदर राजा वड़िंग, उनकी स्थिति है कि वो बुलाते बताते तक नहीं है। मेरा कहना है नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय राजनीति में किसी भी पार्टी में रहने लायक व्यक्ति वो नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी में रह चुका है, वो आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश कर चुके कि भाई मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बना देते तो आम आदमी पार्टी में चले जाते। अरविंद केजरीवाल ने उनका प्रस्ताव माना नहीं, वो आम आदमी पार्टी में गए नहीं। अब उनको वाइफ को लगा कोई सीएम फेस बना दे, मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी हाथ जला चुकी है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। जब कांग्रेस में रहे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सारे वीडियो बाहर आएंगे। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का छुटकारा हो गया, अपना नया नेतृत्व तय करे, वहां पर संगठन पर काम करे। और आने वाले अमरिंदर सिंह को आप ले आते हो। अमरिंदर सिंह ने अभी परसों क्या बयान दे दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से गठबंधन नहीं करेगी तो सारे नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को पंजाब में कोई पूछता नहीं है। अमरिंदर सिंह ये भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अमरिंदर सिंह का अपना विचार है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आप कांग्रेस के लोगों को लाओगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से फजीयत होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व लेकर आके आने आप सहमत नहीं है कि सिद्धू को दोबारा बीजेपी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, चलिए साहब।